Yes, dear students, good morning to all of you बच्चों. Now today we are going to start next unit बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट बच्चों, जो आपके पर एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं बच्चों कि हाउ विल वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. किस तरह से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले बच्चों हमसे ये क्वेश्चन पूछा आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. क्या होता है ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कभी कभी गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं. कौन सा सेल बोलते हैं बच्चों? गैल्वेनिक सेल. या बच्चों हम इसे वोल्टेक सेल भी बोलते हैं. कौन सा सेल बोलते हैं? वोल्टेक सेल. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल. बच्चों होता क्या है, वो सेल जो केमिकल एनर्जी को, देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका इलेक्ट्रोकेमिकल है, तो बाद वाली एनर्जी को पहले वाली एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो बच्चों वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं. किस रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट करता है? रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू. तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो सकता है? हमारा आंसर ये हो सकता है दैट सेल विच कन्वर्ट्स कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी. दैट सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी produced as a result of redox reaction into electrical energy is called electrochemical cell. is called उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम क्या है? गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल. तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि दैट सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. जो बच्चों आपसे कोई पूछ सकता है कि विच रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर, रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल. है ना, इसको नोट कर लीजिए. अब बच्चों हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द वे, फंक्शनिंग क्या है, किस तरह से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या गैल्वेनिक सेल है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो अगला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, या गैल्वेनिक सेल. तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है, या क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख लीजिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, कार्य क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ. दोनों ही बता देता हूं मैं आपको ताकि आपके जो न्यूमेरिकल से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी. व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंक्शन क्या है. बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मालूम है तिवारी सर, गैल्वेनिक सेल. अब देखो बच्चों अगर हम इसको देखें तो बहुत ही सिंपल वे में आप समझिएगा, मज़ा आएगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बच्चों ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये दो आधे सेल से बनता है. ये देखिए मैं डायग्राम बता रहा हूँ. पहला आधा सेल ये हो गया और दूसरा अपना आधा सेल ये हो गया. आधे सेल को इंग्लिश में बोलते हैं हाफ सेल. क्या बोलते हैं? हाफ सेल. पहले वाले हाफ सेल में हम क्या करते हैं बच्चों? हम जिंक का एक रॉड डाल देते हैं, जिंक की रॉड डाल देते हैं और यहाँ सॉल्यूशन भर देते हैं. ठीक है, चलिए ये जो रॉड है बच्चों, ये रॉड होती है जिंक रॉड. ये जिंक की रॉड होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड. कोई भी मेटल की रॉड जो है उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं. जिस सॉल्यूशन में डालते हैं बच्चों उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. बच्चों ये कंपलसरी है कि जो मेटल की रॉड होगी उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा. अगर हम कॉपर लेते तो हम यहाँ कॉपर सल्फेट लेते. इसी तरह से बच्चों ये आपका अगला हो गया सेल. अगले सेल में भी हम रॉड डालते हैं, लेकिन अगले सेल में जो हम रॉड डालते हैं ये कॉपर की रॉड डालते हैं. कौन सी रॉड डालते हैं बच्चों? कॉपर की रॉड डालते हैं. रॉड हमेशा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड, इस पर चार्ज हो. तो यहाँ भी हम सॉल्यूशन भरते हैं. यहाँ जो हम बच्चों सॉल्यूशन भरते हैं वो भरते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, है ना. तो बच्चों ध्यान रखिए
कि जिस मेटल की रॉड होगी उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, है ना। तो ऐसे सेल को बच्चों हम हाफ सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं इसको हम कहते हैं हाफ सेल 1, और ये भी आपका हो गया हाफ सेल 2। कितने हाफ सेल हो गए भाई तिवारी सर? 2 हाफ सेल हो गए। इन दोनों हाफ सेलों को हम क्या करते हैं बच्चों, एक डिवाइस से जोड़ते हैं। ये डिवाइस क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। इस डिवाइस को अपन बोलते हैं बच्चों सॉल्ट ब्रिज, है ना। ये जो डिवाइस है जिससे हमने इन दोनों हाफ सेलों को आपस में जोड़ा है बच्चों, इसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में 2 चीज़ें भरी होती हैं बच्चों, एक जिलेटिन होता है, जिलेटिन जमाने वाली चीज़, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके बाद, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होती हैं। जिलेटिन प्लस इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरी होती हैं। क्या इसका फंक्शन है, क्यों हम लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके बाद डिटेल में बात करेंगे। चलिए बच्चों, ये जो 2 हाफ सेल है, एक हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो आपने पढ़ा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन या मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चों, इसलिए इस हाफ सेल को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत प्यारी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इसलिए इस हाफ सेल को हम बोलेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिडक्शन हाफ सेल। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल। बच्चों ये जो दोनों हाफ सेल हैं हमारे, ये जो दोनों हाफ सेल हैं, ये दोनों हाफ सेल के बीच में हम एक कॉपर का वायर लगाते हैं, और कॉपर का वायर लगा के हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वी मतलब वोल्ट मीटर, लिख लीजिएगा। ये कॉपर का तार है, ये जो तार आपको दिखाई दे रहा है ये है कॉपर वायर। क्लियर? जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो ये वोल्ट मीटर के सुई का डिफ्लेक्शन इधर है, ये करंट बताता है, वोल्ट मीटर करंट बताता है। इसका मतलब सेल स्टार्ट फंक्शनिंग, सेल ने काम करना चालू कर दिया। वोल्ट मीटर की दिशा इस तरफ है, इस तरफ है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये करंट जो है वो कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ आ रही है। क्यों? क्योंकि ये करंट बताता है। बच्चों आपने पढ़ा होगा द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई अगर करंट, सुई करंट की बात कर रही है और हमारा करंट कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से -2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, और यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। तभी तो क्या हो रहा है कि जो हमारे करंट का डायरेक्शन है, ये देखिए ऊपर जो मैंने बताया है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है ना। करंट सुई बता रही है, वोल्ट मीटर की नीडल इधर बता रही है। इट मीन्स करंट जो है तुम्हारा कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर ये बात हो रही है, पहला तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, ये रिडक्शन हाफ सेल है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 इस वाले इलेक्ट्रोड पर, जिसे हम जिंक इलेक्ट्रोड, है ना, अब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड बच्चों? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इस इलेक्ट्रोड को हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड कहते हैं बच्चों? हम इसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड कहते हैं। रिडक्शन इलेक्ट्रोड, है ना, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ रहे हैं इसलिए होता है पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को बच्चों हम एनोड भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनोड। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे हम एनोड बोलेंगे। रिडक्शन इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैथोड। जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कैथोड बोलेंगे। अब क्या होता है बच्चों, लिसन टू मी, है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी बच्चों, वो कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर जो रिडक्शन होती है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पर, वो कौन सी होगी? तो ऑक्सीडेशन। हो क्या रहा है? ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जो सॉलिड है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद वो Zn2+ आयन बना रहा है ना, एक्वस। अब 2 इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर रहा है तो आप यहाँ क्या लिखोगे? -2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन। उस -2 इलेक्ट्रॉन को अगर आप इस तरफ लिखो तो आप +2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर बच्चों जो रिएक्शन हो रही है आपकी, वो कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं वो यहाँ जुड़ेंगे, तो यहाँ कॉपर पहले से ही आयन के फॉर्म में होगा, तो हो जाएगा Cu2+,
ये हो गया एक्वस, ये हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ रिडक्शन रिएक्शन हो रही है और ये हो गया Cu, तो ये हो गया आपका सॉलिड। तो ये क्लियर है कि पहले वाले पे जो रिएक्शन होती है वो हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरे वाले पे जो रिएक्शन हो रही है बच्चों वो कौन सी हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन। अब आप इसको और कैसे लिख सकते हो, अगर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शॉर्ट में लिखनी है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के फॉर्म में लिखनी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए तरीका क्या है, Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn2+। भाई किसी ने आपसे एक्वस, किसी ने आपसे कहा कि तिवारी सर यहाँ जिंक है, जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड हो रहा है, तो आप कैसे शो करोगे, तो हम शो करेंगे जिंक सॉलिड ऑब्लिक Zn2+। इस पूरी रिएक्शन को अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2+ कैथोड पर, Cu सॉलिड बदल रहा है, तो अगर आपको यहाँ लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं Cu2+ एक्वस, एक्वस ऑब्लिक ये Cu सॉलिड। ठीक, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, रिडक्शन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। चूंकि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी विल कम फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। तो ये बच्चों ये पूरा का पूरा आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए मैं बताऊं आपको, कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि भाई आप जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखिए सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, तो हम लिखेंगे Zn ऑब्लिक Zn2+। देखिए वही हमने लिखा है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, Zn तुम्हारा सॉलिड होगा, Zn2+ तुम्हारा एक्वस होगा, ये हो गया। बीच में ये सॉल्ट ब्रिज आपका लगा है, सॉल्ट ब्रिज के लिए हम क्या करते हैं, दो तिरछे एरो लगाते हैं, दो तिरछे एरो लगाते हैं। फिर यहाँ पे रिडक्शन इलेक्ट्रोड है तो Cu2+ Cu बदल रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे Cu2+, ये हो गया एक्वस, और ऑब्लिक ये हो गया Cu सॉलिड। तो बच्चों अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करना हो, अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है आपको ढंग से दिखाई ना दे, फिर से समझ लीजिए। देखिए वो जिंक था तो हमने लिखा Zn ऑब्लिक Zn2+, ये लिख दिया है ना। ये सॉलिड था, ये आपका एक्वस था। बीच में सॉल्ट ब्रिज है, ये लगा है सॉल्ट ब्रिज, तो हमने दो लाइन खींच दी। यहाँ पे Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे Cu2+ ऑब्लिक, ये एक्वस है, एक्वस, और ये हो जाएगा Cu, ये हो जाएगा सॉलिड। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो आप लिख दोगे कि तिवारी सर ये जो इलेक्ट्रोड है ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है। फिर कोई बोलेगा कि भाई जो आपने राइट हैंड साइड लिया ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो आप बोलोगे तिवारी सर ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड है। फिर कोई आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो आप बोलोगे भाई इलेक्ट्रॉन जो वो जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है ना, ये किसका फ्लो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर कोई बोले भाई करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो करंट आप बोलोगे कॉपर से जिंक की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ करंट। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि व्हाट इज, दोनों रिएक्शनें हो रही हैं रिडॉक्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तभी तो मैंने आपको बोला था कि दैट सेल इन विच chemical energy is converted into electrical energy, या chemical energy produced as a result of redox reaction into electrical energy is called as electrochemical cell, है ना। पॉज करिए और पॉज करके ठंडे दिमाग से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं आपको यहीं के यहीं एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। ये जो हमने इन दोनों के बीच में लगाया है, ये इस तरह से ये होता क्या है ना, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि भाई ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये क्या होता है। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है ना, तो ये तो करंट है, करंट यहाँ से आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, और इसके फंक्शंस क्या हैं, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये हमारे पेपर में पूछा गया है कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं। बच्चों यदि आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखें, अगर कोई पूछे भाई
ये कौन सा सेल है? तो तिवारी सर आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि ये जो सेल है इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, या हम इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो इस गैल्वेनिक सेल में या इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक इन्वर्टेड यू शेप की एक डिवाइस होती है जो उल्टे यू आकार की होती है। देखो आपको बना है ना, इन्वर्टेड यू शेप्ड, है ना, ये कांच की बनी होती है बच्चों। इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपके जेलेटिन होती है, एक ऐसा सब्सटेंस जो इसके अंदर भरी हुई चीज़ों को जमा देता है, और एगर एगर होता है, एगर एगर भी एक केमिकल होता है। एंड फ्यू इलेक्ट्रोलाइट्स आर फिल्ड इन इट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरी होती है। अब आप पूछोगे तिवारी सर ये जेलेटिन क्यों भरा होता है? इसके भरे होने के कारण ये अंदर वाली चीज़ बच्चों सेमी सॉलिड हो जाती है, क्योंकि अगर अपन उल्टा करके रख रहे हैं और अगर ये जमेगी नहीं अंदर तो ये क्या होगी, ये दोनों यहाँ से गिर जाएगी। ठीक, तो अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, है ना, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ऊपर लिख रहा हूँ आंसर। सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड, उल्टा, सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड उल्टा यू, जब इन्वर्टेड लिखेंगे तो यू सीधा लिखेंगे, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। देखो यू का उल्टा यू आकार का है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, उल्टे यू आकार का बच्चों ये क्या होता है बोलो, ग्लास ट्यूब होता है। काहे से भरा होता है बच्चों? देखो ये भरा होता है फिल्ड विथ इलेक्ट्रोलाइट। अब कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट? सच एज KCl, KNO3, NaCl, बहुत सारी एटसेट्रा, और भी कई सारी हो सकती हैं। एलोंग विथ किसके साथ? एलोंग विथ दो केमिकल और होते हैं बच्चों, मैं इसको अलग से करके लिख रहा हूँ। एलोंग विथ जिलेटिन, उस केमिकल का नाम होता है जिलेटिन, और एगर एगर, बड़ा मज़ेदार नाम है, उसका नाम होता है बच्चों जेलेटिन या एगर एगर। अब आप ये बोलोगे कि तिवारी सर उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ जेलेटिन या एगर एगर क्यों मिला देते हैं? इसलिए मिला देते हैं टू मेक देम सेमी सॉलिड, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, टू मेक देम सेमी सॉलिड, ताकि भाई अगर वो सेमी सॉलिड नहीं होगा तो इसमें गिर जाएगा। तो ऐसी डिवाइस को बच्चों हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्लियर? अब कभी कभी हमारे पेपर में पूछा आता है, ये तो क्लियर हो गया सर कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, कि सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। तो हमारे पेपर में पूछा आता है बच्चों कि फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन, देखिए मैं पहला फंक्शन यहाँ लिख रहा हूँ। पहला फंक्शन क्या है? देखो बेटा, इसके पास इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं जो टूटे पानी में, जैसे KCl है, विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव पॉजिटिव आयन एज वेल एज नेगेटिव आयन, जो पानी में टूटकर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों देते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये क्या करता है? पहला कि ये इन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। अगर यहाँ नेगेटिव आयन ज़्यादा हो गए तो ये पॉजिटिव दे देगा, यहाँ पर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए तो ये नेगेटिव आयन दे देगा। तो बच्चों इसका पहला फंक्शन है। अगर कोई बोले कि व्हाट आर दूसरा पार्ट, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो पहला है इट मेंटेन्स, इट मतलब सॉल्ट ब्रिज, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल, it maintains the electrical neutrality in the two half cells। भाई दो ही हाफ सेल हमारे पास है, तो पहला जो फंक्शन है बच्चों ये क्या करता है, ये जो दो हाफ सेल्स हैं इनमें जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को मेंटेन करता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है बच्चों, अगर ये नहीं होगा तो सेल की सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, तो इट कंप्लीट द सेल सर्किट by connecting the two half cells in the electrochemical cell और voltaic cell। जब तक ये नहीं जुड़ेगा, जब तक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल काम नहीं करेगा। तो दूसरा फंक्शन ये हो जाएगा बच्चों, इट कंप्लीट्स दी सेल सर्किट, ये सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। इट कंप्लीट्स दी सेल सर्किट बाय कनेक्टिंग दी, इट कंप्लीट्स दी सेल सर्किट बाय कनेक्टिंग दी टू हाफ सेल्स, by connecting the two half cells in the electrochemical cell, by connecting the two half cells in the electrochemical cells। तो कोई बच्चों अगर आपसे पूछे कि what are the two functions of the salt bridge, तो first one it maintains the electrical neutrality in the two half cell, दो हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, एंड इट कंप्लीट्स दिस सेल सर्किट बाय कनेक्टिंग दी टू हाफ सेल्स इन दी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, पॉज करिए, नोट कर लीजिए। हमारा बच्चों अगला टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन
व्हाट आर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल, एक्सटर्नल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल, इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? इसको हम डिनोट करते हैं ई एक्सटर्नल से। कहीं भी अगर ई एक्सटर्नल लिखा हो, इसका मतलब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। शॉर्ट में क्या लिखेंगे बच्चों? ई सेल। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए देखते हैं बच्चों। एक बात आप नोट करिए कि जो ई सेल की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल की वैल्यू होती है ई सेल, यहाँ लिख देता हूँ। ई सेल की जो वैल्यू होती है बच्चों, ये होती है 1.1 वोल्ट। लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ ई सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। इसकी 3 कंडीशन होती है बच्चों। पहली कंडीशन क्या होती है? देखिए मैं तीनों कंडीशन आपके पास लिखता हूँ यहाँ पे, तीनों कंडीशन। पहली कंडीशन क्या होती है बच्चों? पहली कंडीशंस, ये 3 कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंडीशंस, 3 कंडीशंस। तो पहली कंडीशन है कंडीशन नंबर 1। पहली कंडीशन क्या होती है बच्चों? जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है, हमारी जो एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है, व्हेन ई एक्सटर्नल मतलब वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट से कम हो रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट इज ई एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से कम हो रही है। भाई मान लीजिए आपसे पेपर में पूछा गया कि व्हाट विल हैपन, कंडीशन नंबर 1, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल विल बी लेस देन 1.1 वोल्ट। तो आप बोलोगे तिवारी सर दैट इज इट मींस कि एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल विल बी लेस देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। उस कंडीशन में क्या होगा? जो मैंने आपको सेल बताया था जिंक का और कॉपर का, उस सेल में उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। तो आप लोग कहोगे कि तिवारी सर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। ये उसी वाले सेल की बात कर रहा हूं बच्चों जो मैंने भी कुछ देर पहले आपको बताया। इट मींस अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। इसका मतलब क्या होगा? जिंक एनोड पे डिसॉल्व होगा, और कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक डिसॉल्व्स एट एनोड, जिंक एनोड पे डिसॉल्व होगा, एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड, एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। तो बच्चों ये तुम्हारी पहली कंडीशन हो गई है ना। ये आप लोगों की पहली कंडीशन हो गई कि क्या होगा जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी विल बी लेस देन 1.1 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ तिवारी सर कि एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल विल बी लेस देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। तो अपोजिट है इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड। इट मीन्स दैट जिंक डिसॉल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। तो ये बच्चों हमारी पहली कंडीशन हो गई, कंडीशन नंबर 1। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए। चलिए दूसरी कंडीशन लिखते हैं। यहां पर हम लिखते हैं कंडीशन नंबर 1 की जगह हम लिखते हैं कंडीशन नंबर 2। क्या है भाई दूसरी कंडीशन? दूसरी कंडीशन में बच्चों हमने ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है ना, हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। अब सब अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल। अब उल्टा हो जाएगा बच्चों। यहां पे हमने क्या लिखा था? इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ये भी अपोजिट हो जाएगा, ये भी अपोजिट हो जाएगा, और सारा का सारा जो सिस्टम है वो अपोजिट हो जाएगा।
मतलब इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड. इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड. इट मीन्स कॉपर डिसॉल्व्स एट एनोड एंड जिंक डिपॉजिट्स एट कैथोड. कितना इजी बन गया देखो. तिवारी सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल ऑफ अ सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो सारी की सारी चीजें बच्चों हमारी अपोजिट हो जाएंगी. नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. नोट कर लीजिए, पॉज करिए और पॉज करके बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए. कितनी सिंपल सी चीज है. अगली कंडीशन है बच्चों हमारी कंडीशन नंबर 3. हमारी जो अगली कंडीशन है बच्चों ये 3rd कंडीशन है ना. कौन सी कंडीशन है? 3rd कंडीशन है कि व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1/1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट. क्योंकि ये जो है आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है. तो इस कंडीशन में क्या होगा? एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल वैल्यू विल बी इक्वल टू दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल. इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? नो इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द सेल. सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा. नो इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन द सेल. अगर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा? नो करंट विल बी फ्लो इन द सर्किट या नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन द सर्किट. नो करंट फ्लोज इन दी सेल. सेल के अंदर करंट ही नहीं होगा. इट मीन्स नो केमिकल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी. नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो कितना मजेदार कॉन्सेप्ट था बच्चों कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल. बताइए 3 कंडीशन है. पहली कंडीशन लेस देन तो सब कुछ होगा. दूसरी कंडीशन मोर देन तो अपोजिट हो जाएगा. और तीसरी कंडीशन इक्वल टू दी एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल अगर सेल का इक्वल टू दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल होगा तो क्या होगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा और यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, यानी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी. है ना. पॉज करिए और बच्चों पॉज करके इसे नोट कर लीजिए. बच्चों अगला टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत मजेदार टॉपिक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. है ना. आपने पढ़ा होगा बच्चों, याद करो, हमने 10th क्लास में पढ़ा था भाई इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. तो अगला क्वेश्चन है बच्चों ये जो कभी कभी हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गैल्वेनिक सेल. है ना. क्यों बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम क्या है? गैल्वेनिक सेल भी है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं. है ना. एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. है ना. इन दोनों सेल में क्या डिफरेंस है ना, ये हमारा क्वेश्चन है. नोट कर लीजिए क्वेश्चन. चलिए आंसर देखते हैं. 2 कॉलम है. एक कॉलम में लिख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. भाई दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इंपॉर्टेंट डिफरेंस है भाई, नोट कर लेना, नोट कर लेना. पेपर में आता है तिवारी सर, बिल्कुल बिल्कुल आता है भाई. तो ही तो बता रहा हूँ, जो चीज़ें आएंगी पेपर में वही तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. चलिए अब देखिए, पहला डिफरेंस ये है बच्चों, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सर मैं भूल गया, अभी आपने बताया था मैं फिर भूल गया. देखो जो बाद में लिखा है उसको पहले वाले में कन्वर्ट करना है. यानी द सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? सेल कन्वर्ट्स, बाद वाला पहले लिखना है तो हम पहले लिखेंगे केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी इनटू बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसका उल्टा यहाँ लिख दो, यानी सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. तो इसका अपोजिट यहाँ लिख दो कि सेल कन्वर्ट्स केमिकल की जगह इलेक्ट्रिकल लगा दो. है ना. मेजर डिफरेंस लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. कितना प्यारा डिफरेंस है. एक याद करिए, दूसरा आपको अपने याद हो जाएगा. बच्चों अगर मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो यदि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन देखें तो आप ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसी दूसरे हाफ सेल में हो रही है और रिडक्शन किसी दूसरे हाफ सेल में हो रही है. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दूसरा डिफरेंस कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऐसे ही था ना. देखो ये 2 सेल थे, एक में ऑक्सीडेशन हो रही थी और फिर हमने दोनों को जोड़ा था. तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो अलग अलग हाफ सेल में होती है. तो हम ये कह सकते हैं दूसरा डिफरेंस, इन दिस सेल ऑक्सीडेशन एंड
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reactions takes place in different half cells, in different half cells, अलग अलग हाफ सेल में होती है। जबकि बच्चों आपने देखा होगा 9th-10th में सेल एक ही होता है और इसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया अलग अलग हाफ सेल थे, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड थे, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक ही इलेक्ट्रोड होता है बच्चों। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम कंटेनर। तो हम ये लिख सकते हैं कि इस सेल में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इन दिस सेल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम कंटेनर। एक ही सेल में होता है, इन द सेम सेल और कंटेनर, एक ही सेल में या एक ही कंटेनर में ये रिएक्शन होती है। चलिए तीसरा चलते हैं, देखते हैं। क्या भाई आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज लगा था? सर लगा था, क्योंकि बिना सॉल्ट ब्रिज के तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगी, हमारा सेल काम ही नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड होता है, सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बिना सॉल्ट ब्रिज के हमारा ये सेल काम नहीं करेगा। इस सेल में हमें कोई भी सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि सॉल्ट ब्रिज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हमें यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए अगला और लास्ट बच्चों, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारा जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है और एनोड जो होता है वो निगेटिव होता है। तो इस सेल में हम ये कह सकते हैं कि कैथोड इज पॉजिटिव, कैथोड पॉजिटिव होता है एंड एनोड इज निगेटिव, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस सेल में हम ये कहेंगे कि कैथोड इज निगेटिव, हमारा कैथोड निगेटिव होता है एंड एनोड, और जो एनोड होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो बच्चों दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए बच्चों, पॉज करिए और पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज, क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि न्यूमेरिकल्स में हमेशा आखिरी सेगमेंट में आपको करवाता हूं। व्हाट इज सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या होता है, या सेल वोल्टेज क्या होता है, सेल वोल्टेज क्या होता है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसे हम एक फोर्स के द्वारा भी जानते हैं। कभी कभी हमारे पेपर में आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सारे के सारे एक ही चीज़ के नाम है, चाहे वो सेल वोल्टेज हो, चाहे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स हो। चलिए पहले तो इसकी देखिए, इसे 2 डेफिनेशन के द्वारा हम समझा सकते हैं। ये तीनों चारों एक ही चीज़ है। मान लीजिए पेपर में बोला व्हाट इज सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ई सेल। बच्चों ई सेल का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई सेल। ई सेल इज इक्वल टू होता है बच्चों ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो सकती है? द डिफरेंस बिटवीन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। भैया अगर बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इससे सिंपल तो कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड and electrode potential of anode and electrode potential of anode is called कुछ भी लिख दो, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड, चाहो तो लिख दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल, या लिख दो सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल, या लिख दो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको आप इलेक्ट्रोमोटिव क्या लिख सकते हो? फोर्स भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर चाहो तो ये फार्मूला ऐसा भी लिख सकते हो, EMF इज इक्वल टू, है ना, ई सेल लिखा है, आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, या EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई कैथोड और माइनस ये हो जाएगा आपका ई एनोड।
बच्चों बुक्स में कभी कभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ईएमएफ की एक और डेफिनेशन लिखी रहती है। तिवारी सर वो क्या लिखी है? देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड ड्यू टू विच करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड जाता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से एनोड आएगी। तो हम इसको ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, ये तो सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? एनोड टू कैथोड, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कैथोड टू एनोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम कौन से सेल बोलेंगे उसको बताओ भाई? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसे सेल को बच्चों हम कौन सा सेल बोलते हैं? बोलो, is called electrochemical cell. The force which is responsible for the flow of electron from anode to cathode or electricity from cathode to anode is called electrochemical force. तो बच्चों हमारा एक बहुत अच्छा फार्मूला बन गया, E cell is equal to E cathode minus E anode, और we can say EMF is equal to E cathode minus E anode. Any problem? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों इसी पर बेस्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर बेस्ड या सेल पोटेंशियल पर बेस्ड या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द सेल। एक कोई सेल है जिनमें ये रिएक्शन हो रही है ना, रिएक्शन आपके सामने है। इन्होंने बच्चों दो पोटेंशियल दिया। देखिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आना ही आना है, 100% आना है। E0 सेल Zn/, Zn2+। बच्चों ये जो हमें वैल्यू दी है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी है। तिवारी सर आपको कैसे पता चला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? क्योंकि पहले इन्होंने मेटल लिखा है और फिर मेटल आयन लिखा है। मेटल आयन हमेशा एक्वस होता है और मेटल हमेशा सॉलिड होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये इन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। दूसरे वाले में इन्होंने क्या दिया है? दूसरे वाले में इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ना। पहले वाले में इन्होंने दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे वाले में इन्होंने दिया है रिडक्शन पोटेंशियल। कोई बात नहीं, अब इसको समझिएगा, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, प्लस भी दे सकते हैं या माइनस भी दे सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है? रिडक्शन। बच्चों हमेशा याद रखना, हमें कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीडेशन में दी होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में, तो हमें उससे हमेशा रिडक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तिवारी सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं, यानी स्टैंडर्ड मानते हैं। तो देखो ये तो रिडक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रिडक्शन में। तो जब हम इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? देखो हम लिखेंगे E0 मतलब स्टैंडर्ड। जहाँ 0 लगा दो बच्चों उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। यहाँ पर हम Zn2+ को पहले लिख देंगे और Zn को बाद में लिख देंगे। ये एक्वस हो गया, ये सॉलिड हो गया। और वैल्यू को चेंज कर दो, जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसको आप कर दो -0.76 वोल्ट। हमेशा ध्यान रखना न्यूमेरिकल में, पेपर में ये हमने किया है, ये जो चेंज किया है ये न्यूमेरिकल में नहीं दिया है। न्यूमेरिकल में तो ये दिया था, ये हमने दिया है। जो भी आपको ऑक्सीडेशन में वैल्यू दी हो उसको आप रिडक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए अब हम निकालते हैं, हमें क्या निकालना था, है ना। गिवन तो ये है, यहाँ पे हमें निकालना था कैलकुलेट दो चीज़ें, ΔRg 0 और एक और चीज़ कैलकुलेट करनी थी, हमें कैलकुलेट करना था कैलकुलेट E0 सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल और ΔRg 0, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। चलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, बच्चों मैंने आपको जो फार्मूला बताया था क्या बताया था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये लिखवाया था, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये लिखवाया था। लेकिन अगर हमारे पेपर में स्टैंडर्ड आ जाए E0 सेल निकालो, तो E0 कैथोड और E0 एनोड, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब तिवारी सर एक कन्फ्यूजन है कि चलो इसको तो हमने कन्वर्ट कर लिया, ये हमारा काम है और करना भी पड़ेगा। अब ये देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है और किसकी वैल्यू कम आ रही है। ज़्यादा सिल्वर वाले की आ रही है, कम जिंक वाले की आ रही है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो हमेशा कैथोड होगा, हमेशा ध्यान रखना।
और जो वैल्यू कम आएगी वो हमेशा एनोड होगा। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड, ये आपकी कैथोड की वैल्यू हो गई, प्लस 0.80 है ना, माइनस, और ये आपकी एनोड की वैल्यू हो गई माइनस 0.76, 0.80 और माइनस क्या हो गई बच्चों, माइनस ये हो गई 0. बोलो कितनी हो गई 0.76। चलिए अब क्या करेंगे बोलो, दोनों को प्लस कर दें। E0 सेल इज इक्वल टू 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.76, ठीक है, दोनों को प्लस करो, कितना होगा दोनों को प्लस करोगे तो इट विल कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.54 वोल्ट के लगभग हमारा इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा एक आंसर हो गया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल जो हम निकालेंगे वो इतना निकालेंगे। अब बच्चों इसमें इन्होंने एक दूसरी चीज पूछी है, दूसरी चीज ये पूछी है कि आप गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालेंगे। इन्होंने पूछा है कि आप स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आप यहां पर कैसे निकालेंगे, तो डेल RG0 कैसे निकालेंगे। तो बच्चों डेल RG0 का एक अलग फार्मूला होता है ना, डेल RG0 का बच्चों एक अलग फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है बोलो, डेल RG0 बराबर होता है माइनस NFE0। भाई डेल RG0 का बच्चों हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस NFE0। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, यहाँ 2 पॉजिटिव है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 2 प्लस, तो यहाँ पर N की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू फेराडे। फेराडे की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 96,500 कूलम। ये वैल्यू बच्चों हमें याद होनी चाहिए। E0 सेल की वैल्यू कितनी है, E0 सेल की वैल्यू कितनी है बोलो 1.54। अब तीनों को बच्चों आप मल्टीप्लाई कर लो। चलिए तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप तीनों को मल्टीप्लाई करिए। जब बच्चों हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इट विल कम्स आउट टू बी -301, है ना, नोट कर लीजिए, इट विल कम्स आउट टू बी -301। चूंकि गिब्स फ्री एनर्जी है तो हो जाएगा किलो जूल इनटू मोल इनवर्स। तो बच्चों ये बहुत तगड़ा सवाल था। इस सवाल में 2 चीज़ें हमारे सामने आई कि अगर कोई भी चीज़ हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया हो तो हमें हमेशा उसको रिडक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो भी उसकी वैल्यू होगी हम उसको अपोजिट कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। दूसरी चीज़ हमने क्या देखा कि ई सेल बराबर ई कैथोड ई एनोड होता है, 0 लग जाए तो सब में 0 0 आ जाएगा। जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो कैथोड होगी और जो कम होगी वो एनोड होगी। तो बच्चों इसको पॉज करिए और पॉज करने के बाद इसको आराम से कॉपी में नोट। चलिए बच्चों इसी पर बेस्ड हम बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही पानी की तरह क्लियर कर देगा, क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ये कौन सा सेल है तिवारी सर, अभी कुछ देर पहले आपने हमें पढ़ाया था कि ये जो हमारा सेल है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बिल्कुल सही पढ़ाया था मैंने आपको। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जिंक है ना, ये कॉपर है, जिंक से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, कॉपर की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ आएगी बताओ तिवारी सर, इलेक्ट्रिसिटी कॉपर से जिंक की तरफ आएगी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ आएगी। तो पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए कौन से इलेक्ट्रोड से कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो पहले वाले का जो आंसर्स हो जाएगा, ये मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, बताओ कहाँ से कहाँ आएगा, जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। तो पहले वाले का आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ भाई, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। अब ये पूछ रहे हैं भाई एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा। तो बच्चों एनोड वो होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और कैथोड वो होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा कि जो जिंक इलेक्ट्रोड होगा हमारा वो कहलाएगा एनोड, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। एंड जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा कैथोड। दूसरा भी क्लियर हो गया। अब बच्चों हमसे ये कहा गया है कि भाई हमने क्या किया, दो सॉल्ट ब्रिज में 2 हाफ सेल होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। दोनों हाफ सेल को वर्क करने के लिए हम दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, एक डिवाइस लगाते हैं, इन्वर्टेड यू शेप डिवाइस लगाते हैं। तो बच्चों वो डिवाइस होना जरूरी है कि नहीं है, बिल्कुल जरूरी है सर, आपने लिखवाया था कि इट कंप्लीट्स द सेल सर्किट बाय कनेक्टिंग द 2 हाफ सेल्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बच्चों अगर हम सॉल्ट ब्रिज ही हटा दें तो क्या होगा, सेल फंक्शन करेगा या सेल फंक्शन करना बंद कर देगा? नहीं सर, सेल फंक्शन करना बंद कर देगा। तो हमारा आंसर ये होगा कि सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड देन सेल स्टॉप्स फंक्शनिंग। तो सेल जो होगा वो काम करना जो है बंद कर देगा।
सेल विल नॉट फंक्शन, हम ऐसा भी लिख सकते हैं सेल स्टॉप्स फंक्शनिंग, या हम ये भी लिख सकते हैं सेल विल नॉट फंक्शन। अभी अगली चीज पूछ रहे हैं कि अगर मान लो ये सेल डेड हो गया, डेड मतलब सेल ने काम करना बंद कर दिया, अब यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो भाई जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ नहीं जाएगा तो करंट कॉपर से जिंक की तरफ नहीं आएगा। तो व्हेन सेल डेड द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, तो नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, सेल काम ही नहीं कर रहा तो आयन में कोई अंतर ही नहीं आएगा। तो तीसरे वाले का आंसर होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन क्लियर कर देगा, नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। आखिरी क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा सेल काम करता है, व्हेन आवर सेल फंक्शंस, इट मींस इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट मींस इट्स इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दैट इज जिंक टू कॉपर, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक, तब क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन देगा, ये ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इफ इट विल लूज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन विल इंक्रीज। क्यों तिवारी सर? आपने पढ़ा है कि जितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, अगर जिंक इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अच्छा उतने ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज उतना खत्म होगा क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो इसका आखिरी वाले का हम आंसर ले सकते हैं कि व्हेन सेल फंक्शंस देन व्हाट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन। तो इसका आंसर हम ये ले सकते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस, कहाँ पर? एनोड पर, एट एनोड। चाहो तो लिख दो, भाई पूछा नहीं है लेकिन आप चाहो तो लिख दो, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड कहलाता है और जहाँ रिडक्शन होता है वो कैथोड कहलाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन एट एनोड इंक्रीजेस, ये बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन कहाँ पर? कैथोड पर, Cu2+ आयन एट कैथोड डिक्रीजेस, एट कैथोड डिक्रीजेस। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन विल मेक यू क्लियर ऑल द क्वेरीज दैट इज इंटैक्ट इन योर माइंड, सो काइंडली पॉज इट एंड नोट डाउन। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये क्या होता है? तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, है ना बच्चों? शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं शी, SHE, शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हम इसको SHE के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब बच्चों आप मुझे बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितने हाफ सेल होते हैं? तिवारी सर 2 हाफ सेल होते हैं, है ना। एक तरफ अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है और दूसरी तरफ रिडक्शन हाफ सेल होता है। इस तरफ ये होता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये होता है आपका रिडक्शन हाफ सेल। अगर हमें ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है या हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है ना, ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये हो गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ भाई, क्योंकि ये दोनों तो आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपका वो है सॉल्ट ब्रिज है। तो बच्चों हम वहाँ क्या करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वहाँ क्या करते हैं, सपोज करो ये एनोड है, इस पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये कैथोड है, इस पर रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस सेल को हाफ में तोड़ देते हैं, इस सेल को आधे में तोड़ दिया, ये हमने तोड़ दिया, और यहाँ पर बच्चों हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड लगा देते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है, वहाँ पर रिडक्शन होगा, उसकी खुद की वैल्यू कितनी होती है? 0 वोल्ट। भाई अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी खुद की वैल्यू 0 वोल्ट होती है। तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का आंसर आएगा। एक बार समझिए क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बच्चों वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, बाय विच वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाय अटैचिंग विद देम इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों आंसर कि दैट रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट रेफरेंस इलेक्ट्रोड बाय विच द वैल्यू ऑफ, है ना, हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी? द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन और
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, कोई भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल किसका, ऑफ हाफ सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ऑफ हाफ सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिटरमाइंड, उसको निकाला जाता है, इज डिटरमाइंड, इज कॉल्ड SHE, इज कॉल्ड SHE। कोई अगर आपसे पूछे कि तिवारी सर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू होती कितनी है, तो 0 होती है, 0 वोल्ट, मतलब कोई वोल्ट नहीं होती है, तो इट्स वैल्यू इज 0, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी खुद की वैल्यू 0 होती है, कभी कभी लोग इसको 0 वोल्ट भी कहते हैं, लेकिन 0 होती है वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए बच्चों, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के बताऊं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कुछ इस तरह का होता है बच्चों, यहाँ पे एक कांच की जैकेट लगी होती है, ये कांच की जैकेट है ना। यहाँ पे एक तार होता है पतला सा, ये प्लेटिनम का तार होता है, और नीचे एक पत्ती लगी होती है प्लेटिनम फॉइल, है ना। ये करंट है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से कौन सी गैस भेजते हैं, यहाँ से हम भेजते हैं हाइड्रोजन गैस अंदर भेजते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस अंदर जा रही है। ये जैकेट होता है बच्चों, ये जैकेट काय का बना होता है बच्चों, ये जैकेट जो है ग्लास का बना होता है, ग्लास जैकेट होता है ना, कांच का बना होता है। तो हम ये ले सकते हैं, ये ग्लास का जैकेट होता है। इसमें कौन सा, इसमें एक सॉल्यूशन होता है बच्चों, इसमें जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो 1 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन होता है, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 25 में यदि हम 273 प्लस करेंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, है ना, ये बबल्स निकलते हैं। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर होता है ये आपके SHE का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब सपोज करें कि इसकी खुद की वैल्यू तो हो गई 0 वोल्ट, भाई इसकी खुद की वैल्यू हो गई 0 वोल्ट। अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिए, तो हम क्या करेंगे, इसको उस सेल से जोड़ देंगे जिस पर ऑक्सीडेशन हो रही है। हमारी ऑक्सीडेशन काय पे हो रही थी, हमारी ऑक्सीडेशन जिंक पे हो रही थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जिंक लेंगे, यहाँ ZnSO4 लेंगे, और दोनों के बीच में ये वोल्टमीटर लगा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। तो यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल था, यहाँ पर था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप देख लीजिए, मिला लीजिए, अगर यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था तो यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल डेवलप होगा, यहाँ डेवलप होगा रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0, भाई इसकी खुद की वैल्यू 0 है, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की आ जाएगी। इसी तरह से मान लो अगर हमें निकालना हो रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल वाले से जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सीधी सी बात बच्चों को अगर आपसे पूछे कि क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इसका यूज क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट रेफरेंस इलेक्ट्रोड बाय विच द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड एज SHE, है ना। बाय दिस द वैल्यू ऑफ कैन बी डिटरमाइंड। अब वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज अटैच्ड विथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन और, भाई दोनों में से किसी से भी जोड़ सकते हैं, और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों इसका काम मालूम है क्या है, आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 रिएक्शंस होती हैं, एक पे ऑक्सीडेशन, दूसरे पे रिडक्शन। तो अगर मान लो हमने इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाले से जोड़ा, तो इस पर खुद पे रिडक्शन रिएक्शन होने लगेगी, और यदि हम इसे रिडक्शन हाफ सेल वाले से जोड़ेंगे तो इस पर खुद की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने लगेगी। इट्स सेल्फ वैल्यू इज 0, यानी वॉट एवर वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड विल बी आइदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो बच्चों इसको पॉज करिए और आराम से इसको जो है नोट कर लीजिए। एनी प्रॉब्लम, चलिए।